शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? स्क्रीन भी आ जाएगी। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, स्क्रीन भी आ रही है और तस्वीर भी आ रही है। अच्छा, इसमें वाईफाई शायद दूसरा कनेक्ट हुआ हुआ है, इस वजह से ऑडी कास्ट कनेक्ट करना था इसमें। ठीक है भाई। तो ये देखें, इस तरह की कोई एपीआई होगी। खैर बिटमोजी जो अपना है स्नैपचैट का, उसकी तो बहुत एपीआई तो है लेकिन पेड है। लेकिन इसमें एक फ्री भी थी बहुत अच्छी ना। सब्सक्रिप्शन है। अच्छा जी। हाँ, तो इसका नेम मुझे याद नहीं आ रहा। खैर इसको आप थोड़ा सर्च करेंगे तो फिर ये आपको मिलेगी। तो ये क्या करता है इस तरह भाई, एक जो है ना वो कार्टून आपको रिटर्न कर देता है हर रिक्वेस्ट के अंदर। तो खैर एपीआई मुझे मिलती है तो फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा हम आ जाते हैं किस पे, फायरबेस पे। ये क्या चीज है भाई? फायरबेस की होस्टिंग की है हमने या नहीं? मतलब कुछ भी नहीं किया है फायरबेस के साथ ना। तो फायरबेस का ये सीन है भाई कि अच्छा, काफी लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं, बोलते हैं यार ये ना करवाया जाए। ठीक है। और यूजर मतलब स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बैकएंड पढ़ाया जाए, मतलब ठीक है, सर्वर वगैरह और बड़े जो डेटाबेसेस होते हैं वो करवाया जाए। अच्छा, फायरबेस है क्या पहले ये बता दूं, फिर क्यों खिलाफ है क्या वजह है तो वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है। तो फायरबेस का सीन ये है कि भाई ये एक पूरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल का है, और इसमें हमें काफी सारी सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है भाई, देखिए, मेक योर ऐप द बेस्ट इट कैन बी। ठीक है। तो जैसा कि इसमें होस्टिंग सर्विस देता है हमें, जैसे नेटलिफाई हमें देता है ना होस्टिंग, सर्च देता है होस्टिंग, तो इस वजह से फायरबेस भी हमें होस्टिंग सर्विस देता है। होस्टिंग के अलावा ये डेटाबेस देता है हमें। ठीक है। डेटाबेस क्या है भाई? जहाँ पे आप अपना डेटा वगैरह सारा स्टोर करते हैं। ठीक है। तीसरा, ये ऑथेंटिकेशन सर्विस देता है। ऑथेंटिकेशन क्या होती है? जैसे कि हमने अभी लोकल स्टोरेज के साथ की थी ना। ऑथेंटिकेशन ये होती है कि आप यूजर की रजिस्ट्रेशन करवाएं, और वो जो यूजर रजिस्ट्रेशन करे उसको आप अपने पास सेव कर लें, और नेक्स्ट टाइम जब वो आपकी वेबसाइट में आए तो आप उसको पहचान सकें लॉग इन करने के बाद। ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन सर्विस ये देता है, पूरी बनी बनाई हमें, और काफी अच्छी है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सारी चीजें इसने मैनेज की हुई है कि भाई पासवर्ड कितनी लेंथ का होना चाहिए, पासवर्ड को मैच करने का काम, पासवर्ड बनाने का काम, ईमेल डुप्लीकेट ना हो ये वाला काम, वो सारा ये खुद मैनेज करता है। इसके अलावा इसमें डेटाबेस की जो अच्छी चीज है वो ये है कि मैंने आपको शायद बताया भी था कि डेटाबेस ऐसी चीज है कि आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हमें नीड होती है सर्वर की। ठीक है। मतलब डेटाबेस में कोई भी डेटा आपको ऐड करना है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, बीच में कौन होगा? सर्वर। और सर्वर पे जो रन हो रही होगी वो एक बैकएंड एप्लीकेशन होगी। ठीक है। जिसको आप डेटा देंगे और वो डेटाबेस में ऐड कर देगी। इसी तरीके से डेटाबेस से अगर आपको डेटा गेट करना है तो भी आप सर्वर को बोलेंगे और वो आपको डेटा गेट करके देगा। ठीक है। फायरबेस ऐसी सर्विस आपको देता है डेटाबेस की जो कि सर्वरलेस है। ठीक है। सर्वरलेस है मतलब इसकी सर्वर की नीड नहीं है हमें। ठीक है। हम डायरेक्टली डेटाबेस में डेटा ऐड भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये इसका बड़ा फायदा है।
फिर ये है कि पहले इसमें इतनी अच्छी चीजें नहीं थी, अब काफी सारी चीजें इसमें आ गई डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होती है क्यूरीज। ठीक है, कि भाई जो डेटा हमारे डेटाबेस में है उसको फिल्टर करना, ठीक है, जब गेट कर रहे हो उस पर फिल्ट्रेशन वगैरह चलाना, और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यूरीज बना लेना। ठीक है, तो काफी सारी क्यूरीज इसमें आ गई है। डेटाबेस के स्ट्रक्चर इसने अब काफी चेंज कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमें एक स्टोरेज बकेट देता है। अच्छा, डेटाबेस जब नेम आया ना, डेटाबेस में सिर्फ हम टेक्स्ट डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें इमेजेस, फाइल्स, वीडियोस, पीडीएफ वगैरह कुछ भी हमें अपलोड करनी है तो वो डेटाबेस में नहीं, वो हम स्टोरेज बकेट में करते हैं। ठीक है, तो फायरबेस आपको स्टोरेज बकेट की सर्विस दे रहा है। ठीक है, होस्टिंग में आपको ये 1 GB अलाउ कर रहा है, 1 GB तक की लिमिट इसकी। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, और इसमें 100 कॉन्करेंट यूजर अलाउ करता है। कॉन्करेंट यूजर क्या होते हैं कि 100 एट अ टाइम। ठीक है, मतलब एक साथ 100 आ सकते हैं आपकी वेबसाइट पे। 100 से ज्यादा आएंगे तो ये डाउन होगा। ठीक है, इसके अलावा डेटाबेस की जो इसकी लिमिट है वो भी 1 GB है। 1 GB स्टोरेज तक आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं फायरबेस के अंदर। इसके अलावा इसकी जो स्टोरेज की लिमिट है वो 5 GB है। 5 GB तक की आप फाइल्स वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हैं फायरबेस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारी सर्विस ये दे रहा है हमें ना, तो इसको थोड़ा हम एक्सप्लोर। अच्छा, इसमें आप साइन इन कर लेंगे गूगल के साथ। ठीक है, पाकिस्तान 1 2 3 ये नहीं था। ठीक है भाई, प्रोडक्ट्स में इसने अब 3 सेक्शन बना दिए, बिल्ड, रिलीज एंड मॉनिटर एंड इंगेज। बिल्ड में जो चीजें थी अभी मैंने आपको बताई ना। ठीक है, बिल्ड में ये सारी चीजें देखें। रियल टाइम डेटाबेस, अच्छा ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये रियल टाइम डेटाबेस, ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट है फाइबेस की, कि बगैर कुछ करे सिर्फ हमें ये फंक्शंस देता है, हम उनको कॉल करें और अपने डेटा को रियल टाइम बना दें। रियल टाइम का मतलब ये होता है कि मैं इस लैपटॉप में हूँ, आप दूसरे लैपटॉप में, मैंने यहाँ से मैंने एक चैट ऐप बनाई, मैंने एक मैसेज भेजा उस लैपटॉप में, बगैर रिलोड करे आपको मैसेज शो हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये रियल टाइम डेटा है। ठीक है, जिस तरह नोटिफिकेशन आपके पास फौरन से आ जाते हैं, मैसेजेस आपके पास, आप देखते हैं फेसबुक पे आप ऐप खोले हुए होते हैं, कमेंट फौरन नजर आ जाता है, आपको रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये रियल टाइम डेटा कहलाता है। तो इसको अगर हम बैकएंड एप्लीकेशन की तरफ जाए ना, और किसी बड़े डेटाबेस पे जाएं, तो ये रियल टाइम वाली चीज बनाना काफी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो वो इसके लिए हमारे पास सर्विस होती है वेब सॉकेट, वो हम लगाते हैं। फायरबेस क्या बोलता है भाई, आप जो है ना ये वाला फंक्शन कॉल करो, ये रियल टाइम नहीं है, ये वाला कॉल करो, ये रियल टाइम है। रियल टाइम करता क्या है कि भाई डेटाबेस में जब भी कोई डेटा ऐड होता है तो एक लिसनर लगा देता है वो, कि जब भी डेटा ऐड हो आपके पास एक फंक्शन होगा, वो चल जाएगा और आपको डेटा मिल जाएगा। जब भी डेटा डिलीट हो फंक्शन चलेगा, आपको डेटा मिल जाएगा कि भाई क्या डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है, सब आपको पता चलेगा टाइम टू टाइम। तो ये रियल टाइम होता है। रिमोट कॉन्फ़िग आपके काम की चीज नहीं है अभी, फायरबेस एक्सटेंशंस भी नहीं है, ऐप चेक भी नहीं है, ये एप्लीकेशन मोबाइल ऐप के लिए होता है। क्लाउड फंक्शंस काम के हैं अभी, लेकिन अभी नहीं। और दूसरी चीज ये है कि ये बड़े अच्छे थे फायरबेस के, तो एक टाइम आया था फिर फायरबेस ने इनको पेड कर दिया, फ्री नहीं रखा। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको सारी चीजें बताई वो फ्री थी। ऑथेंटिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऑथेंटिकेशन में ना ये आपको काफी सारे मेथड्स देता है, कि फ्री में देता है वो भी ना, कि या तो आप यूजर को ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करवा लें, कि वो अपना ईमेल दे, पासवर्ड दे, ऑथेंटिकेट हो गया। या आप उसको फोन नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेट करवा लें, फोन नंबर वो लिखेगा, फायरबेस उसको एसएमएस भेज देगा, एसएमएस पे ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी डालेगा और फायरबेस उसको ऑथेंटिकेट कर देगा। ये सारा काम हम अपनी ऐप में कर रहे होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया ऑथेंटिकेशन, लाइक गूगल से लॉगिन करना है, फेसबुक से लॉगिन करना है,
ठीक है, किसी और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म से लॉग इन करना है उसकी बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहा है ये। ठीक है, तो इस वजह से ये काफी अच्छा है। क्लाउड मैसेजिंग भी अभी आपके काम के लिए ऐप की चीज है। होस्टिंग मैंने आपको बता दिया। क्लाउड स्टोरेज मैंने आपको बता दिया। होस्टिंग में ये है कि जिस तरह आप नेटलीफाई यूज करते हैं सेम है, कि कोई भी आप अपना फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट जो है वो आप फायरबेस होस्टिंग पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये भी आपको एक लिंक दे देगा, उस लिंक को आप कहीं पर भी यूज करें। क्लाउड स्टोरेज में आप अपनी फाइल्स जो है वो सेव करवाते हैं। ठीक है, जैसे अब यूजर रजिस्टर होगा तो यूजर की एक प्रोफाइल पिक्चर भी होगी, तो अब उस प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड भी करना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं सेव करवाना पड़ेगा अपने पास। तो हम क्या करते हैं, क्लाउड स्टोरेज में उसको अपलोड करते हैं, और क्लाउड स्टोरेज रिस्पॉन्स में उसका यूआरएल दे देती है हमें कि भाई आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो गई, ये रहा उसका यूआरएल, और उस यूआरएल को हम सेव करवा देते हैं अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो ये तरीका होता है। बाकी ये मशीन लर्निंग भी इसने दे दिया है, अभी नया आया है, इसका बीटा वर्जन है। ठीक है, तो ये भी दे रहा है, ये भी ट्राई करना हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी भाई। अच्छा, अच्छा है बहुत आसान, ये बहुत ही इजी है। अच्छा, अब लोग मना क्यों करते हैं कि भाई ये क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा इसमें थोड़े सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है फ्री वाले में ना, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं थोड़े, लेकिन फिर भी हम उसको किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। दूसरा ये कि इसमें पहले माइग्रेशन नहीं थी, मतलब माइग्रेशन का मतलब ये है कि आपने यूजर्स रजिस्टर कर लिए अपने फायरबेस के अंदर, काफी सारे डेटा ऐड कर लिए डेटाबेस के अंदर, स्टोरेज में फाइल्स कर ली। अब आपका माइंड करा कि भाई आप जो है ना, मैं फायरबेस यूज नहीं करूँ, मैं कोई और सर्विस यूज करूँ, और मैं जो अपना ओल्ड डेटा है मेरा सारा वो उठा के कहीं और ले जाऊं। ठीक है, तो अब उसके इतने ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, तो आप स्ट्रक हो गए कि आपको भाई फायरबेस ही यूज करना है। ठीक है, लेकिन अब इसने जो है वो इसको कनेक्ट कर दिया है गूगल क्लाउड के साथ ना। गूगल क्लाउड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गूगल क्लाउड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और अब वहां से ये ऑप्शन देता है आपको कि आप अपना डेटा वगैरह भी माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें, हाँ इसमें ये चीज है कि जो हमारे पास जो बड़े डेटाबेसेस होते हैं जैसे कि एसक्यूएल और मोंगोडीबी जो कि नो एसक्यूएल है, उसमें हमारे पास काफी सारी क्यूरीज अवेलेबल होती है, हम किसी भी तरह की क्यूरी बना सकते हैं। क्यूरी क्या होती है कि यार ये सारा डेटा है, जैसे आप लोग बैठे हो, ये सारा मेरा डेटा है, मैं बोलूँ यार इसमें से मुझे मेल निकाल के दो, जो मेल है निकल जाएगा। मैं बोलूँ यार इसमें से जो कराची में रहने वाले हैं वो निकाल के दो, मैं दोनों को एक साथ लगा दूं, मेल हो और कराची में रहने वाला हो, मैं तीनों को एक साथ लगा दूं, जो ग्रेजुएट हो वो निकाल के दो, जो इंटर हो वो निकाल के दो, मैं तीन चार पांच क्यूरी एक साथ लगा दूं। तो इसको क्यूरी को जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहूं मैं कर सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं जो फिल्ट्रेशन जो मैं बता रहा हूँ, तो जो मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। फायरबेस में इसकी कुछ लिमिटेशन है कि आप इतनी क्यूरीज लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं लगा सकते, तो एक ये वजह है। ठीक है, और दूसरी वजह मतलब जो बहुत ही ज्यादा जिसपे लोड होता है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, मतलब लाखों की तादाद में आपकी वेबसाइट पे ऐप पे यूजर आ गए, और आप उसमें फायरबेस को रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बाकी ये बहुत अच्छा है, मैं तो इसको भाई हर किसी को रिकमेंड करता हूँ भाई करो, क्योंकि अब मेरी एक ऐप है जो कि मैं शायद आपको दिखाई भी है, ये मैंने बनाई थी गुफ्तगू पब्लिकेशंस के नाम से ना। तो इस पे आप यूजर्स देखें कितने हैं ना ऐप के ऊपर, तकरीबन डाउनलोड इसके हैं 100 के ना, तो ये फायरबेस पे चल रही है। ठीक है, इसका जो सारा डेटा है, इसकी जो स्टोरेज है, वो सारी चीजें फायरबेस पे मैनेज की गई है। ठीक है, ठीक है, तो खैर मैंने अब काफी टाइम से इस पे काम नहीं किया, हो सकता है ट्रांसफर कर दिया हो, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी फायरबेस है। तो इस तरह की और भी ऐप्स है मेरे पास जो कि फायरबेस पे चल रही है और कोई इशू नहीं आया। और यहाँ पे हमारे सीनियर ट्रेनर्स भी काफी सारे जिन्होंने फायरबेस के ऊपर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाए। तो मेरे ख्याल से इसमें होना ही, क्योंकि होता ये कि यार आपको अगर फायरबेस ना पढ़ा है ना, और आप बैकएंड पढ़ने से पहले छोड़ दें, ठीक है, किसी वजह से, तो आप जो है ना अधूरे रह जाएंगे।
मतलब आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन किसी को बना के नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है ना, डेटाबेस के बगैर कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बन सकता। हाँ, स्टैटिक बना लेंगे आपके, किसी ट्रैवल एजेंट ने बोला कि भाई अगर मेरी वेबसाइट बना दो, आप बना देंगे। उसमें बोला भाई मुझे कांटेक्ट फॉर्म भी चाहिए कि कोई मुझसे कांटेक्ट कर सके, वो भी बन जाएगा एपीआई के थ्रू। लेकिन ज्यादा जो कि डायनामिक वेबसाइट होती है वो आप नहीं कर सकते। कोई बोले यार चैट का ऑप्शन दे दो, कोई बोले भाई मुझे ऑर्डर्स का ऑप्शन दे दो, तो वो आप वहां फंस जाएंगे आप। ठीक है, तो दूसरा ये वो बंदा भी होता है, बैकएंड पढ़ते तो सब है, लेकिन इतनी जल्दी दिमाग में सबकी बैठता नहीं है। ठीक है, मुश्किल काम है। ठीक है, तो उसमें अब जो लोग शायद अच्छी तरह बैकएंड नहीं पढ़ पाए तो वो लोग भी थोड़ा अधूरे रह गए कि यार एक कंप्लीट सोल्यूशन अगर आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आ गया, कुछ आ गया, तो आप उसको कंप्लीट फिनिश करके कैसे दें। ठीक है, तो फायरबेस इसलिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है, टाइम भी बचाता है, इजी भी है कि आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ इसको लगाएं और आप उसको कंप्लीट सॉल्यूशन बना के डिलीवर कर दें। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ यार ये फायरबेस जो है वो होना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसको भी ना लोगों को। ठीक है, बाकी आप खुद से भी रिसर्च करिएगा। मैं अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा सीन है, मैंने आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपसे पूछूंगा इसका। रिसर्च करें, देखें कि दुनिया क्या बोल रही है फायरबेस को लेके ना। इंटरनेट पे सर्च करें, गिटहब के ऊपर देखें, कम्युनिटीज हैशटैग और फ्लो। ठीक है, और इसके अलावा काफी सारी और है, उसमें देखें लोग क्या बोल रहे हैं फायरबेस का, कि भाई फायरबेस को यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट कि आपने क्या सर्च किया। तो काफी सारे लोग जब सर्च करके आएंगे तो इससे भी हमें पता चलेगा कि क्या सीन है इसका। ठीक है भाई, सारी चीजें पता चल गई। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है कि ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट था, उसने ये शायद बनाया था यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ना अपना, डेटाबेस बनाया था, रियल टाइम डेटाबेस, बस और कुछ भी नहीं था। तो फिर वो उसने जब लोगों को दिखाया तो वो बहुत अच्छा लगा सबको, और वो चल पड़ा भाई, लोग उसको यूज करना शुरू हो गए, उस पर यूजर्स आ गए काफी सारे, और वो वायरल हो गया। ठीक है, उसके बाद जब वो गूगल की नजर में आया तो फिर गूगल ने उसको खरीद लिया उस बंदे से। ठीक है, तो ये शायद इसकी हिस्ट्री थी, तो ये भी सर्च करिएगा कि वाकई ऐसा था या मैंने गलत सुनी है। ठीक है भाई, तो ये कहानी थी सारी। बाकी देखें यार, मैं कहता हूँ कि जब गूगल इसको चलाने वाला है तो चीज तो अच्छी होगी यार मेरे ख्याल से। गूगल इसको कंट्रोल कर रहा है ना पूरा ओवरऑल, तो इस हिसाब से तो अच्छी चीज होगी। तो बाकी देखें, ये मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें बनाए हुए, तकरीबन 34 के करीब मेरे बने हुए ये। इसमें ये एप्स होती हैं कि आप एक नया प्रोजेक्ट बना लें और फिर जो भी काम करेंगे, जैसे आपने क्विज ऐप बनाई तो उसका एक अलग प्रोजेक्ट होगा, आपने वेदर ऐप बनाई उसका अलग, न्यूज ऐप का अलग। तो इस तरह इसमें प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं। इसकी भी लेकिन लिमिट होती है, पहले कम थी, शायद अब इंक्रीज कर दिए। पहले शायद 10 प्रोजेक्ट्स की लिमिट होती थी, और अब शायद इन्होंने बढ़ा दिए, तो नहीं 20 कर दिए, कितने कर दिए। मैं तो बनाता रहता हूँ, बनते रहते हैं, बोलता नहीं है लिमिट खत्म हो गई। अच्छा, लेकिन इसके एक और रीजन हो सकता है क्योंकि मैं इसके पेड प्लान पे हूँ, मैं फ्री वाले पे नहीं हूँ। फ्री वाले की लिमिट पता नहीं कितनी होगी, फायरबेस प्रोजेक्ट लिमिट। ठीक है, तो 30 ये बता रहा है, तो काफी है भाई फ्री में। 30 खत्म हो जाए तो दूसरा गूगल अकाउंट बना देना, पाकिस्तानी जुगाड़। ठीक है, तो अच्छा, जब आप इसके पेड वाले प्लान पे जाते हैं ना यार, वो काफी अच्छा है। और काफी बार ऐसा हुआ है कि कुछ एप्स में इतना लोड आ गया कि जो फायरबेस था वो डाउन हो गया, तो आप उसके लिए फिर उसको पेड लेना पड़ा। ठीक है, तो बिल भी इतना ज्यादा नहीं आता, कि $2 $3 महीने का आ जाया करता था मुश्किल से। तो बड़ी अच्छी चीज है। तो मैं क्या करता हूँ कि या तो कोई पुराना प्रोजेक्ट या फिर एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं। ठीक है, नया प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आएगा, और ये देखें मैंने बोला ही था, और इसने वार्निंग दे दी, यू हैव रीच द प्रोजेक्ट लिमिट फॉर योर अकाउंट, यू कैन ऐड फायरबेस टू एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो खैर अगर मैं दूसरा अकाउंट खोल लूँ या मैं कोई पुराना प्रोजेक्ट ही यूज कर लूँ तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो इसमें से हम यूज कर लेते हैं
बल्कि एक काम करते हैं ना, हमारे पास एक अकाउंट पड़ा हुआ है, उसमें हमने बैच 9 को करवाया था, वही यूज कर लेते हैं। वही खुल जाता है तो ठीक है। ठीक है, तो इसमें ये बैच 9 का प्रोजेक्ट है, इसमें मैं करवा देता हूँ आपको। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आपसे प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा और आपको कुछ सर्विसेज दिखाएगा कि इनेबल करनी है नहीं करनी। तो करनी हो तो कर देना, नहीं करनी हो तो नहीं करना, उसका कोई इतना भी ज्यादा इश्यू नहीं है। बस किस तरह आपको ये प्रोजेक्ट बना के स्क्रीन पे आ जाना है बस। बैच 10 बना दूं तो इस तरह काफी सारे बन जाएंगे ना, फिर मेरी और लिमिट खत्म हो जाएगी। चलो बना देते हैं। रिमूव कर सकते हैं, फिर वो पेंडिंग में चले जाता है। SMIT बैच 10, ठीक है। तो देखिए ये बन गया, नेम भी अवेलेबल है, मिल गया, क्योंकि इसमें भी काफी सारे लोग काम करते हैं। अच्छा, नेम क्यों मैटर करता है? क्योंकि आप इसको होस्टिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इस वजह से नेम भी आप देख सकते हैं जो अवेलेबल हो। अच्छा, और फायरबेस आपको दो सब डोमेन देता है। एक जैसे नेटलिफाई ऐप होता है ना, एक इसमें firebase-app.com है और एक इसमें .web.app है। .web.app शॉर्ट है, तो ये वाला यूज कर लें या वो कर लें, दोनों देता है आपको। ठीक है, कंटिन्यू देखें। ये बोल रहा है भाई ये सारी चीजें चाहिए, मतलब नहीं चाहिए भाई, हमने बोला क्रिएट प्रोजेक्ट। तो उससे जो है ना, इसने ग्राफिक्स वगैरह भी बड़ी अच्छी सी बना दी है भाई। ठीक है भाई, तो ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया और यूआई वाकई यार काफी अच्छी कर दी है पहले से। रिसेंटली अपडेट की मैंने अभी, क्योंकि पिछले हफ्ते ही देखी थी तो ये सब नहीं था। तो इसके अलावा आप अच्छा, सबसे पहले जो है ना, हम इसकी देखते हैं होस्टिंग। ठीक है, खैर आपको तो आती है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम फायरबेस की देखते हैं कि फायरबेस की कैसे होती है। ब्राइटनेस कम है क्या? मेरे ख्याल से तो सही है। मेरे लैपटॉप की कम है, इस वजह से ही तो प्रोजेक्टर की कम नहीं है। लैपटॉप की कहाँ से बढ़ती है मेरी? लैपटॉप की तेज हो गई इसकी नहीं। हाँ, यहाँ से बढ़ती है। काम चलाओ है कि जो चल रहा है वो भी ना चलेगा। ठीक है जी, तो अच्छा, अब इसकी जो होस्टिंग आप करते हैं ना, वो CLI के थ्रू करते हैं। ठीक है, कमांड लाइन के थ्रू। तो सबसे पहले आपको फायरबेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। कैसे? npm install -g, मतलब ग्लोबल फायरबेस टूल। जैसे सर्च करा था ना, याद है? सर्च को भी इंस्टॉल किया था, तो फायरबेस को भी आप इंस्टॉल कर दें। npm में क्या है? इंस्टॉल करने का ये ना, भाई इंस्टॉल की कमांड चलानी है ना, और क्या करना है? npm इंस्टॉल। अच्छा, npm कैसे होगा ये बोल रहा हूँ। npm नहीं बताया मैंने? बताया होगा यार, नोड जेएस बताया होगा ना मैंने। ये क्या बात कर दी यार आपने? ये नोड जेएस का पता है भाई? ये आपको शायद मैंने इंस्टॉल भी करवाया था। और ये तो लाजमी है भाई, डेवलपर के लिए पीसी में ये होना लाजमी है। और चेक करते रहा करें, आप इसके इस वाले वर्जन से अप टू डेट रहा करें, LTS से। अभी ये चल रहा है 20.10.0। ठीक है, तो यही आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 19 18 इस तरह कुछ है तो आप उसको फौरन अपडेट कर लिया करें।
और करंट वाले पे भी नहीं जाया करें, 21 पे भी नहीं, एलटीएस पे। ठीक है, तो इससे अप टू डेट रहना है, तो चीजें आपके पास डेवलपमेंट में प्रॉपर चलेंगी। ठीक है, इसका फायदा ये है कि भाई ये नोड.जेएस है क्या भाई, नोड.जेएस इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के लिए बनाया गया है ना, मतलब ताकि ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसमें हम बिहेवियर ऐड कर सके ना। तो ब्राउजर के अलावा जावास्क्रिप्ट नहीं चलती। तो जावास्क्रिप्ट को अगर ब्राउजर के अलावा चलाना है तो वो नोड जेएस हमें उसमें हेल्प करता है। ठीक है, नोड जेएस का ये काम होता है कि जावास्क्रिप्ट को रन करता है आउटसाइड द ब्राउजर। ठीक है, तो इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, जितने भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, पैकेजेस हैं, वो सारे जो है ना इस पे चल रहे होते हैं। इसके अलावा नोड जेएस हम इंस्टॉल जब करते हैं ना, तो नोड जेएस की पूरी एक रजिस्ट्री है पैकेजेस की, जिसका नाम है एनपीएम। ठीक है भाई, नोड पैकेज मैनेजर। उस पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे डेट की लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं, मोमेंट जेएस, तो ये लाइब्रेरी आप भी बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी नहीं, छोटी मोटी तो बना ही सकते हैं। ठीक है, आप क्या करो, जैसे मोमेंट को यूज करके आपने उर्दू डेट टाइम की लाइब्रेरी बना दी, होता है उर्दू डेट टाइम, या ऐसे बोल दिया। उर्दू में जैसे अरबी में तो देखा है ना, अरबी होता है, अरबी में डेट आ रही है, उर्दू में भी डेट्स होती है भाई, हाँ भाई होती तो है। तो आपने ना उर्दू डेट टाइम की एक लाइब्रेरी बना दी और वो अच्छी बन गई। आप चाहते हैं कि यार मैं उसको ना ओपन सोर्स कर दूं कि भाई लोग इसको यूज करें, तो क्या करें, आप उसको एनपीएम के ऊपर रजिस्टर कर दें, एनपीएम के ऊपर पुश कर दें, तो फिर एनपीएम के थ्रू लोग उसको अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे। ये सीन होता है। तो वो जो एनपीएम है वो हमें नोड.जेएस से मिलता है। तो जब आप नोड.जेएस को अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ आपको एनपीएम भी मिल जाता है। तो नोड का वर्जन चेक करते हैं, इसमें नोड का जो वर्जन है वो 20 है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला भी मैच हो तो काफी है, फर्स्ट वाला मैच होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट वाला मेजर वर्जन होता है। उसके बाद सेकंड और थर्ड जो है ना वो इतना कोई मैटर नहीं करता अगर आप उसको रहने भी दें। तो हमारे पास 20 है, तो सेट है। नोड जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एनपीएम जो है ना वो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है इसके साथ ही। तो अगर आप कमांड चलाएं यहाँ पे npm-v, इसका वर्जन देखें तो ये भी आपको वर्जन दिखाएगा कि भाई npm का ये वर्जन है। क्या हो गया, कब दिखाएगा, आ गया भाई 9.4 6.4। ठीक है, तो npm भी हमारे पास है और node.js भी। तो अब फायरबेस जो है ना, फायरबेस ने भी अपना जो पैकेज है वो नोड npm पे रजिस्टर किया हुआ है कि भाई उसके थ्रू आप जो है वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो npm इंस्टॉल उसकी कमांड होती है कि भाई npm मतलब इस रजिस्ट्री से आपको कोई पैकेज अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है तो npm इंस्टॉल के थ्रू करोगे। -g का मतलब ये एक फ्लैग है जिसका मतलब होता है कि भाई जब ये इंस्टॉल हो जाए ना, मतलब इसको करंट लोकेशन पे नहीं बल्कि ग्लोबल करो, पूरे सिस्टम में अवेलेबल हुई है। तो ग्लोबल फोल्डर होता है हमारे पास सिस्टम में सी ड्राइव वगैरह के अंदर, वहां जाके ये इसको इंस्टॉल कर देगा ताकि फिर ये आपको पूरे सिस्टम में अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसको चलाते हैं तो ये क्या करेगा, फायरबेस को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। हाँ, एक बार बस इंस्टॉलेशन है ना, जिस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होती है एक ही बार करते हैं ना, अगली बार तो उसको यूज करते हैं, बस इसमें भी यही सीन है। हाँ, तो उसमें ना हमारे पास पैकेज होते हैं, मैं उस पैकेज का नाम भूल गया, एनवीएम से सही। ठीक है, तो एनवीएम एक टूल है हमारे पास जो आपको पीसी के अंदर अलाउ करता है कि मल्टीपल नोड.जेएस के वर्जन इस्तेमाल करो, लेकिन ये आपके लिए नहीं था, ये भाई थोड़ा एडवांस बैठे हुए हमारे पास, इनके लिए था। ठीक है, तो खैर आपको भी एक नॉलेज मिल गई, खैर है आगे जाके आपको भी नीड होगी कि यार कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसा आते हैं जो पुराने नोड.जेएस पे बने हुए हो ना। तो अभी तो खैर हमने कुछ भी नहीं बनाया नोड.जेएस पे, जब बैकएंड एप्स वगैरह कुछ बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो एनवीएम एक टूल है जिसके थ्रू आप अपने पीसी में, अच्छा दूसरे काम भी हो सकते हैं क्योंकि नोड.जेएस के थ्रू ना दूसरी काफी एप्लीकेशन भी आपके सिस्टम में चल रही होती हैं
कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया आपने किसी भी काम के लिए, और वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि आप नोड.जेएस इंस्टॉल करें, और वो नोड का पुराना वर्जन मांग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एनवीएम के थ्रू नोड.जेएस के डिफरेंट पैकेज, डिफरेंट वर्जन अपने सिस्टम में मैनेज कर सकते हैं। ये सीन है। तो फायरबेस के सारे टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, इसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे। ये स्टेप्स भी बता रहे हैं आपको यहाँ पे ना, कि भाई फायरबेस को लॉग इन कर लो अपने सिस्टम में, और उसके बाद इनिशिएट करो, और फिर उसके बाद डिप्लॉय करो। चलो डिप्लॉय हो गया। अच्छा देखिए, ये दो डोमेन होते हैं, smitbatch10.web.app और एक है smitbatch10.firebase.app.com। और ये ऐड कस्टम डोमेन का ये सीन है कि आप GoDaddy नेमचेप या कहीं से डोमेन परचेज करें अपना, और उसको इसके साथ लिंक कर दें। ठीक है, तो जब जब आप इस प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे वो भी अपडेट होता रहेगा। मतलब फिर आपके 3 लिंक बन जाएंगे इसको खोलने के, एक ये, दो ये, और एक आपका अपना वाला। जैसे मैंने जो अपना डोमेन लिया था ना, इनमें से कोई प्रोजेक्ट है, मैं भूल गया किसके साथ कनेक्ट किया था। तो जब भी gaussahmed.com लिखते हैं तो वो फायरबेस का प्रोजेक्ट ही पीछे खुलता है, जो कि खुल नहीं रहा। क्यों भाई? अच्छा, www लिखना पड़ता है यहाँ पे यार, ये बड़ा मसला है भाई, इसमें ये सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर ये मैंने बना के डाला हुआ है, तो ये भी फायरबेस पे चल रहा है। ये भाई वन टाइम है बस इतना, वरना फिर बार बार इसको करने की जरूरत नहीं होगी। इंस्टॉल कर लो, लेकिन वो ग्लोबल नहीं होते, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं। ये तो पूरे सिस्टम में हो गया ना। और स्वीट अलर्ट जैसी इस तरह छोटी छोटी लाइब्रेरी है, ये प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करते हैं। चार्जिंग तो है अभी। साइबर मंडे ये क्या है? सिस्टम में ऑलरेडी हुआ तो होगा ना, हो सकता है, हमने देखा नहीं, बस हमने सॉल्व कर दिया। सबर कर लो, थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, नहीं हुआ? नहीं नहीं, शायद हमारे पास इंटरनेट थोड़ा स्लो। ठीक है, इंस्टॉल की कमांड क्या थी? npm install -g firebase dash tools। किसी पे भी खड़े होके कर दें ये। आपको जो इंस्टॉलेशन करनी है कहीं पर भी खड़े होके कर दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लेकिन जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय करें ना, वो प्रोजेक्ट के लोकेशन पे ही होना चाहिए।
अगर वो आपने सीएमडी यहाँ पे खोल के डिप्लॉय कर दिया तो वो भी ग्लोबल हो जाएगा, फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये इंस्टॉलेशन तो कहीं भी कर दें, लेकिन अभी जो आगे की चीजें बताऊंगा वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। हाँ बिल्कुल। फिर में इंटरनेट जो है ना वो मेरे ख्याल से चला गया है, जिसकी वजह से ये हुआ है। गूगल तो चल रहा है, नेट है हमारा ऑडी कास्ट। प्रोजेक्टर हैंग चल रहा होगा, लैपटॉप तो सही है। क्या था? इंटरनेट स्पीड टेस्ट। बाकी फायरबेस का एक और अच्छा फीचर था, वो मैंने आपको बताया नहीं, तो जैसे मैं बताने लगा और ये हो गया कि फायरबेस का डेटाबेस ऑफलाइन सपोर्ट भी देता है। ये बेहतरीन चीज है। ऑफलाइन सपोर्ट से मतलब ये कि आपकी एप्लीकेशन यूज हो रही है, यूज होते होते अगर इंटरनेट बंद हो गया फिर भी सब कुछ चलता रहेगा, फिर भी सब कुछ चलता रहेगा। जैसे कि कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहा है ना, ऑर्डर ई कॉमर्स की ऐप है, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, इंटरनेट कस्टमर का बंद हो गया और वो ऑर्डर प्लेस करेगा फिर भी हो जाएगा। हाँ, तो इसका सीन क्या होता है कि वो डेटा उठा के आपकी लोकल स्टोरेज में रख देगा, जैसे इंटरनेट चलेगा लोकल स्टोरेज से उठा के डेटाबेस में फेंक देगा। तो ये इसका बड़ा अच्छा फीचर है। ये हो गया इंस्टॉल। वीडियो देख लेना भाई। अच्छा, ऑफलाइन का ये सीन है भाई कि विदाउट इंटरनेट भी आप डेटाबेस में डेटा एडिट डिलीट वगैरह सब कर सकते हो। तो लेकिन वो होगा नहीं एक्चुअल में, लेकिन जब इंटरनेट चलेगा तो तब हो जाएगा खुद, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फायरबेस का वर्जन देखते हैं। फायरबेस डैश डैश वर्जन मैंने लिखा, तो अब फायरबेस का अगर इसने वर्जन बता दिया तो इसका मतलब फायरबेस हो गया। हाँ, या हो जाएगा शायद बी से भी। ठीक है, बी से भी होगा। कहाँ पे? डैश डैश। ठीक है, डैश वी से भी हो जाएगा, वर्जन से भी हो जाएगा। अब जो आते हैं ना, हम आते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ। तो अब हमें क्या करना होगा, ये बंद करके अपने प्रोजेक्ट में आना होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम होगा फायरबेस। ठीक है, फायरबेस में हमारा जो भी फोल्डर होगा, फॉर एग्जाम्पल माय माय वेबसाइट, ये रख देंगे। माय वेबसाइट के अंदर हम क्या करेंगे, वेबसाइट बना लेंगे अपनी, अच्छी सी एक वेबसाइट बना देते हैं। सही है, अच्छी सी बनाएंगे। index.html, और आप चाहें तो इसमें CSS जावास्क्रिप्ट जो भी आप कनेक्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं।
क्या हो गया इसको? ये तो गलत बात है यार। चलो आ गया बात। अच्छा जी, H1 में अच्छी सी वेबसाइट हमने बना ली, ठीक है। चाहे तो इसमें CSS भी लगा दें। इसको बोलते हैं H1 को आप दे दो अच्छा सा कलर, जो कि क्या है, ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, अब हम इस वेबसाइट को अपनी डिप्लॉय करेंगे फायरबेस पे, ठीक है। तो अब आपने टर्मिनल कहाँ खोलना है ये जरा गौर से देखिएगा। जहां आपको आपकी वेबसाइट का फोल्डर नजर आ रहा हो ना, वहां टर्मिनल खोलना है, CMD। सबसे पहले फायरबेस को कर लेना है लॉगिन, फायरबेस, ताकि फायरबेस आपके सिस्टम में लॉगिन हो जाए। लॉगिन वन टाइम करना है। अगर किसी और के सिस्टम में करेंगे तो फायरबेस लॉग आउट चला दिएगा, तो फिर वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वेब पे लेके गया, इसने बोला भाई अकाउंट बताओ, मैंने कहा भाई कौन सा अकाउंट था मेरा, टेक कोलाची, ठीक है। तो अलाउ कर दो भाई, मैंने कहा अच्छा भाई कर दो अलाउ, और ये हो गया फायरबेस सेलाई लॉगिन सक्सेसफुल। और यहाँ पे इसने मेरी ईमेल दिखा दी कि भाई आप जो है ना इससे लॉगिन हो गए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, लॉगिन एक बार था। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे फायरबेस इनिट। इससे क्या होगा, फायरबेस आपकी डायरेक्टरी में इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इस तरह फायरबेस लिखा हुआ आएगा और ये आपको बोलेगा कि भाई आर यू रेडी, तो आप क्या बोलेंगे? यस, मतलब वाई। अभी आपसे बोलेगा कि आप फायरबेस का कौन सा फीचर यूज करना चाह रहे हैं। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, रियल टाइम डेटाबेस, फाइल स्टोर, फंक्शंस, तो हम ये कुछ भी नहीं। होस्टिंग में दो है, एक है होस्टिंग कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग, और सेटअप गिटहब एक्शन मतलब ये इसमें ऑप्शनल है। और एक सिर्फ गिटहब एक्शन वाली। गिटहब एक्शन क्या चीज है ये हम कभी आगे देखेंगे, गिटहब का फीचर है ये, ऑटोमेटिक डिप्लॉय जो होता है ना। तो हम गिटहब वाली नहीं, हम ये कॉन्फ़िगर फाइल्स वाली सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे होगी? एरो की इसकी मदद से इसके ऊपर आए, स्पेस की मदद से इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप कर देंगे एंटर, ठीक है जी। तो आपने फायरबेस होस्टिंग को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहा है कि फायरबेस पे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है? कंसोल पे हमने बनाया था ना, किस नाम से? SMIT बैच 10। तो है तो यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करो, अगर नहीं है तो क्रिएट न्यू वन को करो। तो है हमारे पास, तो मैंने इसी पे इंटर किया, तो अब मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे लाके यहाँ पे शो कर देगा, जिसमें से अगर आप देखें SMIT बैच 10 भी यहाँ पे आ गया है। तो मैं इसके ऊपर आया और मैंने कर दिया इंटर, ठीक है जी। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट डू यू वांट टू यूज एज योर पब्लिक डायरेक्टरी, कि भाई आप अपनी पब्लिक डायरेक्टरी में क्या यूज करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्टरी का नेम बताएं। तो मेरी जो डायरेक्टरी है मैंने इसका नेम क्या रखा है, माय वेबसाइट नेम। देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि एम कैपिटल आप स्मॉल कर दें। तो माय वेबसाइट, तो मैं इसको बोलूंगा माय वेबसाइट, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक उठा लेता है, पब्लिक के नाम से फोल्डर हो, मतलब जो आपकी माय वेबसाइट है ना नेम, उसको क्या नेम रख दो? पब्लिक। अगर उसका नेम पब्लिक होगा तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इंटर मार दो, ठीक है। मैंने इंटर किया माय वेबसाइट लिख के। ये पूछ रहा है कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज ऐप। नहीं, सिंगल पेज ऐप तो नहीं है ना, हमारी मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं हमारे पास। सिंगल पेज तो रिएक्ट में होगा आगे जब हम देखेंगे। तो इसको आप क्या बोल देंगे? एन, मतलब नो। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको ऑटोमेटिक बिल्ड वगैरह बनानी है, मना कर दो इसको भी, नहीं अभी नहीं चाहिए हमें।
ठीक है जी। इसके अलावा ये बोल रहा है रोट माय वेबसाइट 404.html। इसने एक फाइल डाल दी हमारे फोल्डर के अंदर 404 ना। ये फाइल जब चलेगी जब अगर आपका पेज नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि ये बोल रहा है माय वेबसाइट के अंदर index.html की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो क्या मैं उसको ओवरराइट कर दूं और अपनी एक डाल दूं नई फाइल? तो आप इसको मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं, जो मेरी है उसी को डिप्लॉय करना है। तो इंटर किया तो फायरबेस इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। तो अब वन लास्ट कमांड, फायरबेस डिप्लॉय। अच्छा, ये सारा सेटअप वन टाइम था। अब जब कभी भी आप चेंजेस करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सिर्फ वन कमांड चलाएंगे, विच इज फायरबेस डिप्लॉय। ठीक है। तो अब आप बोले यार इतनी लंबी क्यों करें हम, नेटलिफाई जिंदाबाद, ऐसा ही है। तो ये आ गया हमारा लिंक, और ये आ गई हमारी अच्छी सी वेबसाइट। ठीक है। तो एक डॉट वेब डॉट ऐप है और एक फायरबेस ऐप डॉट कॉम। ठीक है, दोनों पे देखें ये वेबसाइट आपकी खुल रही है। ठीक है। अच्छा, अच्छी सी वेबसाइट को अगर हम करें अपडेट में का H2 और यहाँ पे बोल दें बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी को हम कलर दे दें पिंक। चलो पिंक दे देते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप भले टर्मिनल बंद कर दें, सब बंद कर दें, दोबारा आएंगे, देखिए फायरबेस ने यहाँ पे कुछ अपनी फाइल्स बनाई, इनको आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। ठीक है। यहाँ अंदर भी बनाई होंगी ना, एक बनाई है बल्कि यहाँ पे 404, ज्यादा इसकी सारी फाइल्स बाहर ही होंगी। ठीक है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट से फायरबेस हटाना चाहते हैं बिल्कुल ही, तो जितनी भी फाइल्स बनी है सारी रिमूव कर दें, फायरबेस हट जाएगा। अच्छा, वेबसाइट अपडेट की, CMD दोबारा खोला, और अब सिर्फ लिखा आपने फायरबेस डिप्लॉय, तो वो खुद उठाएगा, खुद डिप्लॉय कर देगा। अब वो भी कॉन्फ़िगर हो जाता है इसमें। अच्छा, पहले देखें फायरबेस इस चीज की भी सपोर्ट नहीं देता था कि भाई गिटहब से कनेक्ट कर दो, लेकिन अब दे रहा है। डिप्लॉय हो गया। तो अब मैं जाके देखूं तो कलर क्यों नहीं आया भाई? H2 पे हमने कलर दिया पिंक, आना तो चाहिए था। ऐसा ही है ना। का H2 हमने दिया है, और H2 को पिंक कलर उसको समझ नहीं आया लग रहा है। ये क्या कर रहा हो आप भाई? ठीक है, या फिर फाइल इसने लोड नहीं की होगी CSS की। अगर हम CSS के फाइल में जाके देखें, यहाँ पे सिर्फ इसको रीलोड मारें, अब आया H2। ठीक है, तो होगा कुछ ना कुछ सीन ये, आ, हो सकता है। कैश वगैरह का भी हो सकता है, मैंने वहां पे तो रिप्लेस मार दिया। कैशे का मसला, Ctrl+Shift+R हो गया। ठीक है भाई, क्या मार दिया हमने, Ctrl+Shift+R, तो वो हो गया। ठीक है भाई, तो ये सीन है। तो अगर अब हम यहाँ पे आके देखें कि भाई क्या बता रहा है ये। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि भाई आपकी जो रिलीज है करंट वो जा चुकी है, उसका टाइम डेट वगैरह सब बता रहा है।
अच्छा, इसमें एक ये सीन भी होता है कि इसमें भी, हाँ, अगर आपको लगे ना कि यार आपको कोई इशू आ गया इसमें, यार मुझे पिंक कलर नहीं रखना था, गलती से आ गया मेरी वेबसाइट पे, तो आप क्या करें, यार डैशबोर्ड में जाके उसको दोबारा से पुराने वाले वर्जन पे ले आए, रोल बैक। ये क्या कहलाता है, रोल बैक। रोल बैक कर दिया, अब दोबारा आके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर मारा तो ये देखें चला गया, पुराना वाला वर्जन आ गया। ठीक है भाई, ये भी सीन अच्छा है इसका। यूसेज में ये क्या दिखा रहा है, यूसेज में ये स्टोरेज और डाउनलोड्स बता रहा है, खैर इसकी तो ठीक है। बाकी एक इसमें ये भी सीन है डोमेन कनेक्ट करने का। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप एक डोमेन बाय करें, ठीक है, अपने अपने नेम का या कोई भी किसी भी क्लाइंट का डोमेन यहाँ पे ऐड करें, तो फिर ये कुछ आपको चीजें देता है जो आपने सेटअप करनी होती है ना अपने पास। जैसे कि मैंने इसको बोला मेरा डोमेन है gaussahmed.com, इसको आप कर दो सेटअप। तो अभी आपको बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, add the record below in your DNS provider to verify you on gausshammer.com। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि आप इसको अगर ऑन करते हो तो आप क्या करो, अपने डीएनएस प्रोवाइडर में जाओ और वहां पे जाके ये ऐड कर दो। तो डीएनएस का जो मतलब है वो डोमेन नेम सर्वर होता है। तो डोमेन नेम सर्वर का ऑप्शन ना, जहां से आप डोमेन खरीदते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है, वहां पे जाके आपके पास ये रिकॉर्ड्स ऐड करने के ऑप्शन होते हैं। तो वहां पे आप क्या करेंगे, ऐड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की टाइप आप बता देंगे टीएक्सटी, होस्ट में आप ये डाल देंगे, वैल्यू में आप ये जो दे रहा है आपको वैल्यू ये डाल देंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा, और फिर ये तकरीबन 12 घंटे बाद कनेक्ट हो जाएगा उस डोमेन के साथ। ये सीन होता है, ये चीज भी है एक इसमें। ठीक है भाई, तो ये था ओवरऑल होस्टिंग के अंदर ना। इसके बाद दूसरी जो इसकी अच्छी चीज है वो है ऑथेंटिकेशन। ठीक है भाई, authenticate and manage users from a variety of providers without server side code। ठीक है, ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है इसका ना। ये सारे प्रोवाइडर हैं, ईमेल पासवर्ड, फोन, एनोनिमस, गूगल, गेम सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, ट्विटर, प्ले गेम्स, गिटहब, याहू, और कस्टम प्रोवाइडर आप खुद बनाए अपने प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये सारे प्रोवाइडर्स हैं, इनके थ्रू जो है ना आप यूजर को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर ना। इसमें सबसे इजी टू यूज जो है ना वो ये है ईमेल पासवर्ड वाला, कि भाई यूजर अपना ईमेल दे, यूजर अपना पासवर्ड दे और आप उसको ऑथेंटिकेट कर लें। तो हम इसको इनेबल करते हैं, सेव करते हैं, तो ये हो गया इनेबल। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट जिससे हम इसको यूज करें। तो सबसे पहले तो इसकी डॉक्स में चलते हैं। डॉक्स में हमें करना क्या है, हमें ऑथेंटिकेशन यूज करनी है। ऑथेंटिकेशन में हम यूज कर रहे हैं वेब को, और वेब के हमें जाना है गेट स्टार्टेड में। इंस्टॉल इफ, अच्छा ये बता रहा है कि भाई अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसको इंस्टॉल कर लो पहले। तो हम इस पे जाते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। ऐड फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट, ये तो आपने कर लिया है। रजिस्टर यूर ऐप, ये अभी हमने नहीं किया है, इसको देख लेते हैं। इंस्टॉल द एसडीके एंड इनिशियलाइज फायरबेस। अच्छा, अब इसमें ये बोल रहा है या तो आप इंस्टॉल करो, ठीक है, और इसमें ये क्या बोल रहा है, यूजिंग द मॉड्यूलर एपीआई स्ट्रांगली रिकमेंडेड स्पेशली फॉर प्रोडक्शन एप्स। ठीक है, मॉड्यूलर एपीआई नया वर्जन लेके आए ये लोग, और ये बहुत अच्छा है ना, ठीक है, यूज करने के लिए। तो यहाँ पे ये और भी बता रहे हैं अल्टरनेटिव वे टू ऐड फायरबेस। ठीक है, तो इस पे भी जाते हैं, इस लिंक पे ये क्या बोल रहा है।
फ्रॉम सीडीएन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप सीडीएन के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सीडीएन के थ्रू ही करना है क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन वगैरह अभी प्रोजेक्ट के अंदर सीखी नहीं है। तो इससे इस तरह से हम फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करें? सबसे पहले आपने बनानी है एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। और ये फाइल जो है ना, मॉड्यूल वाली चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई एक फाइल से दूसरे फाइल हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, तो मॉड्यूल ही रखनी है इसकी टाइप ना आपने। और आप बना लें एक साइन अप का फॉर्म। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड स्टेप का उठा लेते हैं। अच्छा जी, बोर्ड स्टेप में कैसे होता था कि भाई आप डॉक्स में आ गए, उसके बाद आपने जो है वो सीडीएन कॉपी किया, यही था ना। सीएसएस कहाँ है इसकी? डाउनलोड में आएगा। ये आ गया भाई। ठीक है जी, ये आपने उठाया, पेस्ट किया। ठीक है, और बूटस्ट्रैप से मैं उठा रहा हूँ एक अदद साइन अप फॉर्म। साइन अप फॉर्म में ईमेल पासवर्ड चाहिए होगा मुझे। ठीक है, और इसको अब चलाएंगे भी कैसे, लोकल ही नहीं बल्कि लाइव करके सर्वर के साथ। गो लाइव। फायरबेस बनना क्योंकि मॉड्यूल सपोर्ट नहीं करेगा लोकल, और फायरबेस भी नहीं चलेगा, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को हमेशा सर्वर पे रन करना है। ठीक है भाई, ये रन हो गया, फॉर्म आ गया। इसको थोड़ा सा हम स्टाइल भी कर देते हैं ताकि अच्छा लगे भाई। स्टाइल में हम इसको बोलते हैं कि भाई आप जो है ना एक बन जाओ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर एक हमारे पास आ जाए रॉ, और रॉ के अंदर हमारे पास आ जाए कॉलम। ठीक है, 6। और ये पूरा फॉर्म उठ के कहाँ पे आ जाए, कॉलम के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये ऐसा आ गया। तो हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर में आ गया, और हम इसको कर देते हैं मार्जिन टॉप 5। कैसे होता है ये? अच्छा, ये रहा, 5 तक होता है ये। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये समझे आप, बन गया हमारा साइन अप फॉर्म। इसमें ईमेल पासवर्ड जो भी लिखे हैं वो हमें जावास्क्रिप्ट में चाहिए। तो फॉर्म में पहले हटा देता हूँ ताकि वो रीलोड वगैरह का इशू नहीं आए, मैं बगैर फॉर्म के यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पास एक ईमेल है। ईमेल को दे दी मैंने आईडी। ईमेल, और एक हमारे पास है पासवर्ड। ठीक है, और बटन पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल कर देते हैं। अच्छा, इसमें मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट में एक सीन ये है कि इसमें इवेंट्स नहीं चलते। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ऑन क्लिक लगाऊं, ठीक है, और मैं इसको बोलूं भाई इस पे आप क्या करो, रजिस्टर का एक फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे बना दूं जावास्क्रिप्ट में, इसका नाम रख दो रजिस्टर, और यहाँ पे मैं बोलूं कंसोल डॉट लॉग
टेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, जब जब बटन पे क्लिक हो टेस्ट आ जाए, लेकिन यहाँ पे ये बोलेगा रजिस्टर इज नॉट डिफाइंड, इसको रजिस्टर फंक्शन नहीं मिल रहा। मतलब जो ग्लोबल स्कोप वाली चीजें होती है ना, वो इसको नहीं मिलती। ठीक है, तो अब इसके दो तरीके होते हैं हमारे पास ना, इस सोल्यूशन इसका। इसका सीन ये होता है कि यार मॉड्यूलर जो हम यूज कर रहे हैं ना, उसमें ही इसका इशू आता है। और इसका सीन ये आता है कि जब इस फंक्शन को अगर हमने यहां से एक्सपोर्ट नहीं किया जब तक, तो जब तक ये किसी और फाइल में अवेलेबल नहीं होगा, ये सीन होता है। लेकिन हमारे पास ये वाले फंक्शन जो है ना बगैर मॉड्यूल के क्यों अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप के अंदर होते हैं। ग्लोबल स्कोप जो है ना वो विंडो का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो ग्लोबल स्कोप के अंदर आती हैं। तो मॉड्यूलर उसको भी इग्नोर करता है कि भाई जब तक मुझे कोई चीज एक्सपोर्ट होके नहीं मिलेगी मैं नहीं पहचानूंगा। तो अब इसके दो तरीके होते हैं कि या तो इसको फोर्सफुली आप विंडो के ऑब्जेक्ट में डाल दें। कैसे, विंडो डॉट रजिस्टर के अंदर मैं बोलूँ ये रजिस्टर वाला फंक्शन डाल दो मेरा। ठीक है, ये क्या करेगा, विंडो का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जाके रजिस्टर की बनाएगा और उसमें रजिस्टर के फंक्शन को डाल देगा। अब ये मिलना शुरू हो जाएगा आपको, ये देखें। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस फंक्शन को क्या करें, ऐसे कॉल नहीं करें, इवेंट हटा दें, यहां पे दें आप आईडी, इसको बोलते हैं रजिस्टर बीटीएन। ठीक है, और रजिस्टर एबीटीएन को आप गेट करें यहां पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रजिस्टर बीटीएन, और इस पे आप लगाएं रजिस्टर बीटीएन डॉट एड इवेंट लिस्टनर। इसके बारे में भी बताया था शायद थोड़ा बहुत मैंने आपको, गुड हो गया। एड इवेंट लिस्टनर, क्या कौन सा इवेंट चलाना है, क्लिक का, और दूसरे में आप देते हैं अपना फंक्शन कि भाई जब इस पे क्लिक हो तो ये वाले फंक्शन को कॉल कर देना। तो ये देखें अब भी चल गया, ये क्लिक की जगह पे सबमिट मेरे ख्याल से फॉर्म के लिए होता है, सबमिट फॉर्म के लिए होता है शायद। देखें इस पे नहीं चलेगा क्योंकि हमें तो क्लिक करवाना है ना बटन पे। ठीक है, क्लिक किया, क्या बोल रहा है 7 पे, सही तो है, चलो ठीक है भाई। तो ये दो तरीके होते हैं मॉड्यूल वाली जावास्क्रिप्ट में, हम इस तरह से फंक्शंस वगैरह को कॉल करवा सकते हैं बस। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, जो वहां पे मैंने ईमेल वगैरह बनाया, अच्छा इसको भी एरो फंक्शन बना देते हैं ना, इसको प्रैक्टिस में लेके आना है अब हमें। ठीक है भाई, मैंने कहा भाई ईमेल, अच्छा मैं कांस्टेंट क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे, क्यों बना रहा हूँ, वेरिएबल क्यों नहीं बनाया, लेट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है ये वेरिएबल अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं यूज कर रहा हूँ कांस्टेंट पासवर्ड। ठीक है, ईमेल डॉट वैल्यू और पासवर्ड डॉट वैल्यू। ठीक है जी, चलो हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं अब्दुल सत्तार की 1 2 3 4 5 6, सबमिट, ये आ गया। ठीक है, तो अभी तक फायरबेस का कुछ काम नहीं किया। ठीक है, कभी आप समझिए पूरा आधे घंटे तक ही सारा हम फायरबेस, आप इस चीज को फायरबेस के साथ जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप प्रेशर ले लेते हैं कि यार फायरबेस तो बड़ी मुश्किल चीज है। अब फायरबेस शुरू होगा, अब फायरबेस शुरू होगा। ठीक है, तो फायरबेस बोलता है आप ऐसे पहले इनिशियलाइज करो, सबसे पहले इनिशियलाइज वाला इसका मेथड इंपोर्ट कर लो आप ऊपर। ठीक है, और ये ऑथेंटिकेशन का है, ये आप इंपोर्ट कर लो गेट ऑथ वाला। ठीक है,
अब इसके बाद आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट में जाओ, ये आपका प्रोजेक्ट है जो आपने बनाया था, इसके ओवरव्यू वाले पेज पे आ जाओ। यहाँ पे एक बटन नजर आ रहा है आपको, ऐड ऐप के नाम से आ रहा है, इस पे क्लिक करो। बोला किस में करना है, एप्पल में करना है, एंड्रॉइड में करना है, या वेब में करना है, या यूनिटी में करना है, या फिर फ्लटर में करना है, किस में करना है, वेब में करना है। गुड। तो निक नेम बताते हैं हमें अपनी वेब का, तो हमारी वेब का नेम है अच्छी सी वेबसाइट। ठीक है, रजिस्टर कर दिया हमने। तो अब ये हमें कुछ एपीआई कीज देगा। एपीआई कीज होती है ना हर चीज के लिए। ये बोल रहा है भाई इंस्टॉल करो, हमने इंस्टॉल नहीं करा, हमने स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू यूज किया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बोल रहा है भाई ये सारी चीजें जो है ना अपने पास कॉपी पेस्ट कर लो। इनिशियलाइज ऐप ऑलरेडी मैं मंगवा चुका ऊपर पूरा। ठीक है, ये इंपोर्ट पता है ना क्या करता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या कर रहा है, फ्रॉम फायरबेस की जावास्क्रिप्ट की फाइल से इस फंक्शन को निकाल के लेके आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया और ये बस काफी है। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन में कि हम कैसे कर सकते हैं। या आ गए हम इसकी ऑथेंटिकेशन वाली डॉग में, इनिशियलाइज हो गया। अब ये बोल रहा है एक ऑथ का कांस्टेंट बनाओ और उसके अंदर गेट ऑथ का मेथड रखो, और गेट ऑथ के मेथड में ऐप डिफाइन करो। तो गेट ऑथ का मेथड भी आ गया हमारे पास। ये यहाँ पे भी बता रहा है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कहाँ से लेके आओ, फायरबेस स्लैश ऑथ। आपको नहीं मिलेगा ये, क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं किया। हमें कहाँ से लेके आने, सीडीएन से। तो सीडीएन का भी इसने जो अल्टरनेट दिया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन में वो था। या आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये ऊपर वाला है। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, और आखिर में फायरबेस ऐप की जगह फायरबेस ऑथ कर दूंगा। आ गया मेरे पास सीडीएन, और इससे गेट ऑथ मंगवा लूंगा मैं। ठीक है, मतलब जो ये बोल रहा है ना गेट ऑथ मंगवाओ, नजर आ रहा है, तो वो यहां से मैं मंगवा लूंगा। अब ये बोल रहा है कि आप एक वेरिएबल बनाओ ऑथ के नाम से, जिसके अंदर रख दो गेट ऑथ, और गेट ऑथ में क्या दे दो, ऐप कहां से आया, ये पड़ा हुआ ऊपर। ठीक है भाई, ये वहां से मिला था जब आप ऐड ऐप कर रहे थे। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखें, ये इसने फंक्शन दिया। ये फंक्शन है एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए। ठीक है जी, तो इस फंक्शन का नाम है क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। देखें ये आ गया। अच्छा, ये एक फंक्शन है जो कि आपसे दो वैल्यू लेता है, तीन लेता है। पहली में ऑथ जो कि आपने इनिशियलाइज किया ये रहा, दूसरी में ईमेल, तीसरी में पासवर्ड, और फिर आपको यूजर को ऑथेंटिकेट करके रिटर्न कर देता है। और ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया, और प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाने के लिए डॉट देन डॉट कैच। ऑथ आ गया पहला पैरामीटर, दूसरे में ईमेल दे रही है, तो यहाँ ईमेल लिखें या ईमेल डॉट वैल्यू, ईमेल डॉट वैल्यू, और आगे क्या लिखें, पासवर्ड डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर यूजर साइन अप हो जाएगा तो क्या चलेगा, देन चलेगा, और ये यूजर लाके दे देगा हमें। अगर यूजर साइन अप नहीं हुआ, एरर आया, तो क्या चलेगा, कैच चलेगा। और इसने ये हमें एरर मैसेज भी दिया हुआ है। एरर मैसेज हम इससे पूछ लेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब चला के देखते हैं कहाँ गई हमारी वेबसाइट, ये आ गई। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब्दुल सत्तार को रजिस्टर, और पासवर्ड में लिखता हूँ 123। ठीक है, और सबमिट। एरर आ गया, एरर आ गया लाइन नंबर 35 पे। एरर मैसेज प्रिंट हुआ और क्या बोल रहा है, ये चीज हमने कंट्रोल नहीं की। ये किसने कंट्रोल की, फायरबेस ने। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा है भाई फायरबेस आप 6 कैरेक्टर्स का दो। ठीक है, तो मैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं अपनी ईमेल गलत दे देता हूँ। ठीक है,
ईमेल गलत दे दिया मैंने, सबमिट किया, क्या बोला, एरर इनवैलिड ईमेल। ठीक है। अच्छा वैसे ये दे तो रहा है, लेकिन ये नहीं कि हम जान छुड़ाएं, अब हमें वैलिडेशन नहीं करनी, आप अपनी वैलिडेशन भी करोगे फ्रंट एंड पे, ईमेल को वैलिडेट करोगे। ठीक है, तो चलो अब सही ईमेल दे देते हैं और सबमिट दबाते हैं। तो अब क्या चला, देन चला, और उसके अंदर इसने हमें यूजर ला के दे दिया, उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन। एक्सेस टोकन, ईमेल भी आ गया, देखें ईमेल वेरीफाइड फॉल्स, क्योंकि इसकी ईमेल वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, इज अनोनिमस फॉल्स, और प्रोवाइडर फायरबेस, और यूआईडी। यूआईडी क्या होती है, यूजर की एक यूनिक आईडी। तो मतलब हमारे पास जैसे आप अपने आप को नादरा में रजिस्टर कर लेते हैं, आपका सीएनआईसी बन जाता है, सीएनआईसी नंबर आपकी एक यूनिक आईडी है। तो जब किसी भी वेबसाइट में यूजर ऑथेंटिकेट होता है ना, तो उसकी एक यूआईडी बन जाती है जो कि यूनिक होती है। ठीक है, और ये कभी चेंज नहीं होगी जब तक ये यूजर हमारी वेबसाइट में है, इसकी यूआईडी यही रहेगी। अच्छा, अब अगर आप फायरबेस पोर्टल पे जाके देखें, बिल्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन में, बल्कि यहाँ होता ना, ये यूजर्स में एक यूजर ऐड हो गया होगा, नजर आ रहा है, इसकी यूआईडी भी यहाँ पे नजर आ रही है आपको। ठीक है जी, तो इसने क्या किया, यहाँ पे यूजर को ऐड किया, उसको ऑथेंटिकेट किया। अच्छा, पासवर्ड ये आपको नहीं दिखाएगा, पासवर्ड इसने क्या करा, हैश करके खुद सेव कर दिया अपने पास। ठीक है, ये आपको नहीं दिखाएगा, इलीगल है ना, लीगल नहीं है यूजर का पासवर्ड देखना। ठीक है भाई, तो ये हो गया फायरबेस का रजिस्टर। ठीक है, एक होता है अब लॉगिन, बड़ा आसान है, इसी की नीचे आओगे, एक आपको मेथड मिलेगा साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड, सिर्फ आपको ये चेंज करना है, बाकी सारी चीजें वही की वही है। नया मेथड इंपोर्ट किया, क्रिएट यूजर की जगह क्या कर दिया, साइन इन। अच्छा, साइन इन और रजिस्टर में फर्क तो पता है ना सबको, चलो ये अच्छा हो गया। ठीक है, अब हमारा यूजर रजिस्टर हो चुका, अब हम कर रहे हैं साइन इन। अब मैं गलत ईमेल डाल रहा हूं, ठीक है, ईमेल सही है लेकिन गलत है, पासवर्ड भी सही है, तो सबमिट किया, क्या बोल रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है भाई, आप चाहें तो इसको सेव करके अपने पास इसके बजाय कुछ और एरर भी दिखा सकते हैं। अच्छा जी, चले, अगर मैं ईमेल सही डाल दूं और पासवर्ड में डाल दूं गलत, ठीक है, और सबमिट कर दूं, दोबारा से वही एरर। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर पासवर्ड सही डाल दूं, सबमिट कर दूं, तो ये आ गया मेरा यूजर, सेम ईमेल और सेम यूआईडी। ठीक है भाई, तो ये थी ऑथेंटिकेशन विद ईमेल एंड पासवर्ड। इजी थी या मुश्किल थी? ठीक है, इसमें फायरबेस का काम बहुत कम है, हमारा काम ज्यादा है। अच्छा, हमें वैसे करना ये है कि जो आपकी एपीआई कीज है ना, इसको सिक्योर रखना है। अगर ये किसी के साथ शेयर की तो वो क्या करेगा, आपके डेटाबेस में एक्सेस कर सकता है, यूजर बना सकता है, लॉगिन कर सकता है, सब कर सकता है। तो इसको सिक्योर रखना होता है, और फिर इसके कुछ सिक्योरिटी रूल्स भी होते हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। इनिशियलाइज क्या कर रहा है, फायरबेस को हमारे इस जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, और ये गेट ऑथ जो है, ये ऑथ का मेथड है, ये ऑथ की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है हमारे ब्राउजर के साथ, सिंपल। ठीक है भाई, तो इसकी प्रैक्टिस बनती है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकेगा, प्रैक्टिस बनती है, अच्छी प्रैक्टिस करो। और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में और चीजें देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।